अगर आप ये सोच रहे हैं कि अंबेडकर ने मनुस्मृति जलाकर क्या पाया, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि महात्मा गांधी ने विदेशी वस्त्रों की होली जलाकर क्या पाया। दोस्तों, किसी भी वस्त्र को जलाना उसके प्रति। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेल एकेडमी में। आई एम शुभम बेदियू। तो दोस्तों, अगर आप भी मेरे साथ हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम महार सत्याग्रह और बाबा साहेब अम्बेडकर ने मनुस्मृति क्यों जलाई को पूरा विस्तार में जानने वाले हैं। और आज के इस वीडियो में आपको ऐसी ऐसी जानकारियां, ऐसे फैक्ट जानने को मिलेंगे जो कि आज तक आपको कोई नहीं बताया होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। इसके साथ साथ मैं आपको यही बता देना चाहता हूं कि मनुस्मृति जलाना बाबा साहेब अम्बेडकर का मुख्य टारगेट नहीं था। मुख्य उद्देश्य उनका महार सत्याग्रह था। और महार सत्याग्रह के अंतर्गत जो घटना घटित हुई मनुस्मृति को लेकर, वह मनुस्मृति दहन के रूप में जानी जाती है। ये कंप्लीट बात है। तो आधी अधूरी बातें बताकर थोड़ी सी लोकप्रियता पाना अच्छी बात नहीं होती। जब तक बैकग्राउंड बताया नहीं जाता, पूरी बातें बताई नहीं जाती, तब तक हमारे दिमाग में एक संरचना बन नहीं पाती। तो आज के इस वीडियो में हम सभी बातों को सटीकता और प्रामाणिकता के साथ साथ समझेंगे। और इसके साथ साथ बाबा साहेब अम्बेडकर ने स्वयं मनुस्मृति जलाने के बाद क्या तर्क दिए, क्या बातें कही, वो सभी जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इससे पहले भी मैंने बहुत से वीडियो बनाए हैं, जैसे कि सावरकर ने मनुस्मृति का समर्थन और विरोध क्यों किया, आप उसे देख सकते हैं। दूसरा, अगर शूद्र धनी थे, राजा थे, ऋचाओं के लेखक थे, तो उनकी स्थिति इतना ज्यादा दयनीय क्यों हो गई, इस बात को भी आप समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं तो वीडियो जरूर देखें। इसके साथ साथ एक वीडियो मैंने और बताया है कि मनु शूद्रों के काल नहीं थे, वे सही थे, उन्हें बदनाम किया जा रहा है। तो मैं किस मनु के विषय में यह बातें बोल रहा हूं, अगर आप जानना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। इसके साथ साथ अगला वीडियो था कि मनुस्मृति में ही शूद्रों के द्वारा ब्राह्मण स्त्रियों के सताए जाने का उल्लेख मिलता है। तो वो बातें कहाँ तक सही हैं और कौन कौन सी बातें उसमें बताई गई हैं, अगर आप उसे जानना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। और आज के इस वीडियो में हम महार सत्याग्रह और मनुस्मृति दहन से जुड़ी सभी बातों को जानने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ बताया जा रहा है कि बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल ने समाज सुधारक राव बहादुर एस.के. बोले द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें कहा गया कि अछूत वर्गों को सभी सार्वजनिक जल स्रोतों, कुआओं और धर्मशालाओं का उपयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिए। यहाँ ये समझना है कि सार्वजनिक क्या है, सार्वजनिक का अर्थ क्या है। तो दोस्तों, जो सार्वजनिक धन से निर्मित हो या सरकार द्वारा नियुक्त निकायों द्वारा प्रशासित हो, तो यहाँ सार्वजनिक का अर्थ इस बात से लिया गया। इसके बाद बॉम्बे सरकार ने अगले महीने इस प्रस्ताव को लागू करने का आदेश दिया, लेकिन जमीनी स्तर पर स्थिति ज्यों की त्यों बनी रही, क्योंकि उच्च जात के हिंदू निचली जात के तथाकथित निचली जात के व्यक्तियों को सार्वजनिक जल स्रोतों तक पहुंचने की अनुमति नहीं दे रहे थे। यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि कलेक्ट्रेट द्वारा एक नोटिस भी, विधिक नोटिस भी मिल गया था, लेकिन फिर भी निम्न जात को इससे कोई लाभ नहीं मिल रहा था। इसके साथ साथ ब्राह्मणों द्वारा एक लोकल कोर्ट द्वारा इस नोटिस पर, जो नोटिस मिला था कलेक्ट्रेट से, उस पर एक लोकल कोर्ट से स्टे भी ले लिया गया था। साथियों, अब आप जान ही रहे हैं कि ज्यादा अत्याचार होता है तो उसके बाद एक ही रास्ता होता है, आंदोलन, विरोध प्रदर्शन। लेकिन यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वह जो क्षेत्र था ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र था, और वहां पर इस तरीके की घटनाएं हो गई थी, स्थितियां बन गई थी, परिस्थितियां बन गई थी, वातावरण बन गया था कि कोई भी व्यक्ति इनको जमीन ही नहीं दे रहा था, आंदोलनकर्ताओं को कोई जमीन मुहैया करा ही नहीं रहा था। तो दोस्तों, यहाँ पर एक व्यक्ति हैं डॉक्टर फतेह खां, उन्होंने आंदोलनकारियों को अपनी निजी जमीन उपलब्ध कराई। तो दोस्तों, यहाँ पर जो आंदोलनकारी थे उन्होंने कुछ शपथ लिया, जैसे मैं कास्ट पर आधारित चतुर्वर्ण व्यवस्था में विश्वास नहीं रखता, जातिगत भेदभाव में भी विश्वास नहीं रखता। मेरा विश्वास है कि जातिगत भेदभाव हिंदू धर्म के लिए सबसे बड़ा अभिशाप या आप कलंक कह सकते हैं, और इसे मैं खत्म करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो हिंदू धर्म में जो बुराइयां हैं, वैसे मैं हिंदू धर्म की बात ही नहीं कर रहा हूँ, फिलहाल मैं भी हिंदू धर्म से ही हूँ। तो जो भी धर्म है उसमें कुछ न कुछ बुराइयां होती हैं, लेकिन जो जाति वाली बात है वो इसमें प्रबल रूप से देखी जाती है। और बहुत सी बातें हैं और बहुत से धर्मों में भी ये बुराइयां व्याप्त रहती हैं। कोई भी धर्म ऐसा नहीं है कि वह सर्वश्रेष्ठ हो। यही बात विवेकानंद जी ने भी कही थी, कोई धर्म ऊंचा नहीं, कोई धर्म नीचा नहीं, कोई धर्म बड़ा नहीं, कोई धर्म छोटा नहीं। तो यहाँ पूरी बातें, पूरी लाइन कंप्लीट कर दिया, नहीं तो कुछ लोग कहें कि हिंदू विरोधी बातें बोल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके साथ साथ जो स्वयं सेवक थे उन्होंने 40 गांवों से प्रत्येक से 3 रुपए एकत्र किए, और इसके साथ साथ जो महार सत्याग्रह के प्रतिभागी थे उनको खिलाने के लिए
चावल और गेहूं भी एकत्र किया गया। सम्मेलन आयोजन के लगभग 2 महीने तक की तैयारी यहाँ पर कर ली गई थी। साथियों, एक व्यक्ति हैं समेल, उनके अनुसार महार सत्याग्रह इसे उस समय सम्मेलन के रूप में लेबल किया गया था, सत्याग्रह नहीं, क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोगों ने भाग लिया था। यहाँ बताया जाता है कि लगभग 2500 प्रतिनिधियों, कार्यकर्ताओं और दलित वर्ग के नेताओं ने महाराष्ट्र और गुजरात के लगभग सभी जिले से भाग लिया था। और इसमें जो व्यक्ति शामिल थे उनकी एज बताई जाती है कि वे 15 वर्ष के नवयुवक और 70 साल के बूढ़े व्यक्ति भी शामिल थे। साथियों, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इस स्थल तक अंबेडकर साहब कैसे पहुंचे। इस बात को हमें सबसे ज्यादा गौर करके समझना चाहिए। उस समय बस ही तीव्र गति का आधार थी, लेकिन उनको ऐसा लग रहा था कि बस उनका बाइकआउट कर सकती है, क्योंकि वहां उस समय उस समाज में उस वक्त ऐसी मानसिकता थी, ऐसी विचारधाराएं काम कर रही थी। कोई व्यक्ति अगर अछूत है तो वह किसी भी सामग्री को छूता है तो वह भी अछूत हो जाएगी। ऐसी मतलब बेकार की और निम्न कोटि की रूढ़वादी विचारधाराएं थी। इसके साथ साथ वहां पर ऐसी स्थितियां बनी हुई थी। आज कुछ भी नहीं देख रहे हैं, हम भी नहीं देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं उस टाइम का व्यक्ति हूँ, मैं भी 20 साल का वर्तमान परिस्थिति में जी रहा व्यक्ति हूँ। तो वहां पर ऐसी स्थितियां थी कि जो अछूत व्यक्ति थे, जिन्हें अछूत की श्रेणी में रखा गया था, उनके लिए ऐसी बातें थी कि जो मार्ग होते थे वो मार्ग भी अलग होते थे। इसके साथ साथ यहाँ पर जो महार सत्याग्रह हो रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य जो व्यक्ति हैं, जो अछूत व्यक्ति हैं, जिन्हें अछूत कहा जा रहा है, उन्हें मंदिर में प्रवेश भी नहीं मिल रहा था, तो उन्हें मंदिर प्रवेश भी दिलाना इस महार सत्याग्रह का एक मुख्य उद्देश्य था। इसके पहले एक वीडियो हमारे चैनल पर बनाया गया है, जो कि जहां पर मंदिर प्रवेश को लेकर काफी ज्यादा मशक्कत की जाती है और बहुत से नेताओं ने वहां पर अपनी अग्रणी भूमिका निभाई। अगर आप चाहते हैं तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। बस से यात्रा नहीं करते हैं, अगर वे बस से यात्रा करते तो जल्दी पहुंच जाते, और इसके साथ साथ बस से अगर वे यात्रा करते तो वो जो दूरी थी वह भी बहुत कम होती, लेकिन उन्होंने एक बड़े मार्ग को और एक कठिन मार्ग को चुना। तो यहाँ बताया जा रहा है दोस्तों कि इसलिए वे दासगांव बंदरगाह से एक पद्मावती नाम के बोट में बैठकर यात्रा करते हैं। जहाँ वे उतरते हैं वहां से उनको 5 मील की दूरी तय करनी होती है, जिसे उन्होंने पैदल तय किया। और जब वे घटना स्थल पर पहुंचते हैं तो वहां उन्होंने एक भाषण दिया, बहुत शानदार भाषण दिया, और उसमें भाषण में कहा कि मुझे लगता है कि जब तक हमें ये बासी रोटी के टुकड़े खाने को नहीं मिलेंगे तब तक हमारी हालात वैसे ही रह सकती है। जब तक पुराना रास्ता रहेगा कोई नया रास्ता नहीं अपनाएगा। पुराने रास्ते पर चलकर हम अपनी मर्यादा से वंचित हो गए हैं। आपको सोचना चाहिए कि आप उस रास्ते पर कितनी दूर चलने जा रहे हैं। साथियों, इसके बाद निर्णय लिया गया कि अगली सुबह अंबेडकर, इसके साथ साथ अन्य आयोजक और उपस्थित लोग पास के चौदार तालाब तक मार्च करेंगे, जहां से अछूत वर्गों को पानी लेने का अधिकार नहीं है, उन्हें अनुमति नहीं दी जा रही है। उन्होंने महात्मा गांधी की जय, शिवाजी महाराज की जय और समानता की जय का नारा लगाते हुए चौदार तालाब पर रुके और उसमें प्रवेश किया और अपने हाथों से उसका पानी उठाया, और उन सभी ने हर हर महादेव के नारे लगाए और उसका पानी पिया। तो साथियों, जो ये सम्मेलन था, जब यह समाप्त हो जाता है तो एक स्थानीय मंदिर के एक पुजारी ने यह दावा करते हुए शहर का चक्कर लगाया कि दलित मंदिर में प्रवेश करने की योजना बना रहे हैं, और लोगों से उन्हें रोकने के लिए गुहार भी लगाई। इसके परिणाम स्वरूप एक झड़प होती है जिसमें 20 लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, 3 से 4 महिलाएं भी घायल होती हैं। इसके साथ साथ जो आंकड़ा बताया जाता है उसमें 60 से 70 व्यक्ति और भी घायल होते हैं, लेकिन गंभीर रूप से जो व्यक्ति घायल होते हैं वे 20 होते हैं। इस घटना के घटित होने के बाद जो उच्च जात के हिंदू थे उन्होंने क्या किया कि गौमूत्र, गाय का मूत्र जो होता है, उससे भरे 108 मिट्टी के बर्तनों को उसमें खाली करके टैंक के शुद्धिकरण का अनुष्ठान आयोजित किया। साथियों, आप जानते हैं कि इस तालाब से मुस्लिम, ईसाई, यहाँ तक कि पशु भी पानी पी सकते थे, लेकिन कोई अछूत व्यक्ति इस तालाब से पानी नहीं पी सकता था। सोचने वाली बात है कि जो व्यक्ति अछूत है वह भी तो मानव है। यही बात तो वहां शपथ में कही गई कि कम से कम मानव के स्तर पर मैं किसी व्यक्ति से भेदभाव नहीं करूंगा और जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उन्हें स्वीकार नहीं करूंगा। तो वही बात यहाँ पर बताई जा रही है कि एक व्यक्ति जो कि तथाकथित तौर पर एक जाति में जन्म लिया है, जिसे आप अछूत बता रहे हैं, वह भी तो मानव है। आप मनुष्य होते हुए भी उसे पशु से भी निकृष्ट बता रहे हैं, क्योंकि वह एक जाति में जन्म लिया हुआ है। तो ये बातें हमने यहाँ तक पूरा समझ लिया। अब इसके साथ साथ बताया जा रहा है कि कुछ उच्च जात के हिंदुओं ने 12 दिसंबर को अंबेडकर और उनके अनुयायियों के खिलाफ अदालत में मामला दर्ज किया, जिसमें दावा किया गया कि
टैंक निजी संपत्ति थी। फिर बाबा साहेब अम्बेडकर और अन्य दलितों को अगले आदेश तक तालाब में जाने या उससे पानी लेने पर रोक लगा दी गई। तो आप जान ही रहे हैं कि अम्बेडकर साहब जो है कि एक वकील थे, प्रशिक्षित व्यक्ति थे। तो उन्होंने क्या बातें कही कि जो हमारा उद्देश्य था वो सवर्णों के खिलाफ था। अगर अब हम जो बातें यहाँ पर कही जा रही हैं, अगर इसके विरुद्ध जाकर हम बातें करते हैं, कार्य करते हैं, पानी लेते हैं, तो यह सीधा राज्य से टकराव होगा, जो कि ठीक। तो यहाँ तक का पूरा मामला हमने समझ लिया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जो मनुस्मृति वाली बात है वो अब हम समझने का प्रयास करते हैं। इसके बाद दोस्तों अम्बेडकर और उनके अनुयायियों ने मनुस्मृति को जलाया, जो कि जाति व्यवस्था की एक शक्तिशाली अस्वीकृत थी और पहली बार ऐसी प्रतीकात्मक कार्यवाही देखी गई। साथियों, जो पंडाल लगा हुआ था उसके सामने एक वेदी तैयार की जाती है 6 फीट की, जहां पर ये मनुस्मृति को जलाया जाता है। तो वही बातें बताई जा रही है। और इसके साथ साथ उसे जो 4 पोल लगे हुए थे उस गड्ढे में, वहां पर उसे 3 कोने से ढक दिया गया था और उन्होंने जो 3 कोने थे वहां पर कुछ बातें इस प्रकार लिखी हुई थी। पहली बात ये लिखी हुई थी कि यह मनुस्मृति दहन स्थल है। दूसरी तरफ लिखा हुआ था छुआछूत का नाश हो। और तीसरी तरफ लिखा गया था कि ब्राह्मणवाद को दफन करो। आपको जानकर हैरानी होगी कि अम्बेडकर साहब का साथ उनके इस कार्य में एक सवर्ण सहयोगी नीलकंठ सहस्त्रबुद्धे भी दे रहे थे। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सभी जो सवर्ण थे वो सभी अपराधी थे, सभी जो है कि दलितों के विरोधी थे, अछूत जो व्यक्ति कहे जा रहे थे उनके समर्थक थे। ऐसा नहीं था। उस समय भी कुछ व्यक्ति थे, जैसे इन्हीं साहब का नाम लिया जा रहा है। या फिर जैसे मैंने एक लेक्चर और बनाया था कि महादेव रानाडे जो कि ब्राह्मण थे, उनकी प्रशंसा अम्बेडकर साहब स्वयं करते हैं। अब आइए जानते हैं कि अम्बेडकर साहब ने मनुस्मृति जलाने के बाद क्या बातें बोली, उन्होंने क्या बातें प्रस्तुत की। तो 3 फरवरी 1928 को एक न्यूज़पेपर है जो कि इनके द्वारा ही संपादित किया गया था, बहिष्कृत भारत, वहां पर इन्होंने एक आर्टिकल लिखा जिसमें उन्होंने बताया कि हमने ऐसा सामाजिक समानता स्थापित करने के लिए किया। इसके साथ साथ उन्होंने बताया किसी वस्तु को जलाना उसके प्रति विरोध व्यक्त करना होता है और जलाने का मतलब किसी की आइडियोलॉजी को नष्ट करना है। जैसे कुछ लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि क्या किताब को जला देने से समानता आ गई, वही बात यहाँ पर बताई जा रही है। तो अम्बेडकर साहब ने इस बात को व्यक्त किया कि किसी वस्तु को जला करके हम उसे नष्ट नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आज मनुस्मृति उन्होंने जला दी तो पूरी तरीके से खत्म हो गई, ऐसा नहीं है, आज भी यहाँ पर उपस्थित है। लेकिन उन्होंने जो तर्क दिया वह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अगर आप किसी को जला रहे हैं, किसी वस्तु को जला रहे हैं, तो उसके प्रति विरोध व्यक्त कर रहे हैं और उसके साथ साथ जो उसकी आइडियोलॉजी है उसे आप नष्ट कर रहे हैं। तो मेरा उद्देश्य इसकी आइडियोलॉजी को नष्ट करना है, जहां पर जातिगत भेदभाव शामिल किए गए हैं। इसके साथ साथ उन्होंने दूसरा एग्जाम्पल गांधी जी द्वारा जो विदेशी वस्त्रों की होली जलाई जा रही थी उसको लेकर दिया। तो उन्होंने बताया कि गांधी जी ने विदेशी वस्त्रों की होली जलाई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो होली जला दी इसके बाद अब जो वस्त्र हैं वो बनना बंद हो गए या फिर भारत आना बंद हो गए। तो उन्होंने जो उपनिवेशिक रूल था उसके खिलाफ विरोध व्यक्त करने के लिए विदेशी वस्त्रों की होली जलाई। और इसके साथ साथ तीसरा उदाहरण उन्होंने फ्रांसीसी क्रांति से दिया, जिसमें जनता ने जो एक निरंकुश शासक लुइस 16 था और उसकी रानी उसको मार देते हैं। और उसके साथ साथ जो वहाँ के उच्च वर्ग के लोग थे, यहाँ जैसे यहाँ सवर्ण और अवर्ण की बात की जाती है, वहाँ उच्च वर्ग और निम्न वर्ग की बात की जाती है। तो जो शोषक वर्ग था, जिन्होंने इन लोगों का शोषण किया था, उन्हें मार दिया जाता है। तो वही बातें यहाँ पर अम्बेडकर साहब ने बताई। अब साथियों, अगर हम पूरे वीडियो का निष्कर्ष निकालना चाहें तो महान सत्याग्रह को दलित आंदोलन की आधारभूत घटना माना जाता है। यह पहली बार था जब समुदाय ने सामूहिक रूप से जातिगत व्यवस्था को खारिज करने और अपने मानवाधिकारों पर जोर देने का संकल्प प्रदर्शित किया। तो यहाँ पर मनुस्मृति को जलाकर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जातिगत समानता लाने का प्रयास किया और इसके साथ साथ जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था वहां पर कायम थी उसे नष्ट करने का, उसे समाप्त करने का प्रयास किया। उनका यही तर्क था, यही बातें थी। तो ये पूरी वीडियो रही, ये पूरा घटनाक्रम रहा। यहाँ पर सब कुछ मैंने सटीकता और प्रामाणिकता के साथ, निष्पक्षता के साथ बताने का प्रयास किया। यहाँ पर मैं किसी का समर्थन और किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ और मेरा उद्देश्य आपके समक्ष निष्पक्ष होकर बातों को प्रस्तुत करना रहता है। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप में जरूर शेयर करें, जिससे लोग नफरती इतिहास के बजाय समालोचनात्मक इतिहास जान सकें। क्या बातें थी, क्या तर्क थे, क्या घटनाक्रम था, क्या वातावरण था, किस कारण था, किस वजह से ऐसा किया गया। ऐसे व्यक्ति जो कि किताबों के प्रेमी थे, पैसा अपने तरफ से लगा लगा करके भी बहुत सारी पुस्तकें एकत्र करते थे, तो उन्होंने एक एंशिएंट बुक को क्यों नष्ट किया, ये बातें जानना सबसे ज्यादा जरूरी है।
तो आशा करता हूँ यह जानकारी आपको काफ़ी ज़्यादा रोचक लगी होगी और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर बहुत सी वीडियो भी आने वाली हैं और बहुत से टॉपिक पर डिस्कशन किया जाएगा। जो इतिहास के कंट्रोवर्शियल टॉपिक हैं, विवादित टॉपिक हैं, उन पर जरूर प्रामाणिकता के साथ, सटीकता के साथ वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।